हम्म। तो ये जो हमने कल लास्ट लेक्चर में जो देखा था कि एक कॉन्केव मिरर था और उसके सामने अपना ए बी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, उसे रेज आ रही है। जब उसका इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, तो हमने देखा कि उसका जो मिरर फॉर्मूला डेराइव किया था वो क्या था, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। ठीक है। अगेन फिर हमने एक और चीज देखा था, ये पोल था, तो एक और रे हमने, जो डायग्राम था हमारा लास्ट टर्म पे वो कुछ ऐसा था। मैं अगेन ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं। ट्राइंगल क्या है मेरा, ए बी सी एंड फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, सी नहीं पी लेते हैं, ए बी पी, ये पूरा ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। तो यहां से अगर दोनों सिमिलर हैं तो मैं लिख सकता हूं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी विल बी इक्वल्स टू ये वाली हाइट बी पी अपॉन बी डैश, ऊपर बी डैश लेते हैं तो बी डैश पी अपॉन बी पी। ये आपका क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आगे ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश, अगर मैं इसको हाइट कंसीडर करूं एच डैश, ये हो गई एच, तो एच डैश अपॉन एच विल बी इक्वल्स टू बी डैश पी, बी डैश पी ये है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन सॉरी इमेज डिस्टेंस, और बी पी ये है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जो मैग्निफिकेशन होता है अपना, मैग्निफिकेशन जो होगा वो होगा आपका एम से रिप्रेजेंट करते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अपना फॉर्मूला होता है एम इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, ये वाला फॉर्मूला है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, साइन लेते हैं। साइन के अकॉर्डिंग क्या है, मैंने क्या बताया था, अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लेफ्ट हैंड की सारी कैलकुलेशंस आपकी नेगेटिव होगी। तो यहां देखो, अगर मैं ये देखूं तो एच डैश अपॉन एच क्या हो जाएगा, एच डैश नीचे आ रहा है, नीचे वाला नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। एच ऊपर आ रहा है पॉजिटिव, ये आ गया आपका पॉजिटिव। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए v अपॉन u के इक्वल। v लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वी u, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में माइनस u, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका जो एच डैश है वो किसके इक्वल आ गया, एच डैश अपॉन एच माइनस वी अपॉन यू, और यही क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है आपका। ठीक है, कॉपी कर लो। सर हेडिंग क्या था? हेडिंग वही चल रहा है बेटा, मैं जो फॉर्मूला था ना, चाहो तो नया हेडिंग लिख लो, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है। हो गया क्या, हाँ सर हो गया। नेक्स्ट लिखो रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन अगर हम लिखे तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन कि when a ray of light is incident on a transparent medium, लिखो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन। when when a ray of light incident on a transparent medium, when a ray of light incident on a transparent medium in a transparent medium, its velocity changes, its velocity changes, its velocity changes, its velocity changes due to this, due to this due to this it deflects from its original path. Due to this it reflects from it deflect from its original path. क्या होता है जब हम किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर किसी रे को इंसिडेंट करते हैं तो इसको जाना कहां चाहिए था? सीधा। लेकिन क्या होता है ये अपने दूसरे मीडियम में जा रहा है ना, तो दूसरे मीडियम की प्रॉपर्टी अलग होती है, तो वो मीडियम क्या करेगा? उसका वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। अगर वेलोसिटी उसने इंक्रीज किया, ठीक है, अगर वेलोसिटी उसने इंक्रीज कर दिया तो वो रे क्या हो जाती है? अपने इस पाथ से दूर हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है। और अगर इसने वेलोसिटी कम कर दिया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। मैं ये मान लेता हूं कि ये जो मीडियम है ये मेरा रेयर मीडियम है और ये जो मीडियम है ये मेरा डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम है मतलब यहां पर पार्टिकल पास पास है, पार्टिकल पास है, तो यहां क्या होगा? जो रे सीधी जानी चाहिए थी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर आई और एंगल आर क्या होगा? रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। ये आपका है नॉर्मल, ठीक है। हम यहाँ पे अगर रूल्स की बात करें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तो यहां पे फर्स्ट क्या है? फर्स्ट तो वही कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड refracted ray lie in the same plane first। सेकेंड क्या है कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, मतलब द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल, लिख देता हूं यहां पर। सेकेंड क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ incident angle and incident angle to the sine of refracted angle is constant। मतलब क्या है इसका कि साइन आई अपॉन साइन आर ये जो होगा ये कांस्टेंट रहेगा और इस कांस्टेंट को हम n/1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर n/1 क्या कहता है? n/1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये n/1 होता है। कॉपी करो इसे।
हो गया क्या कॉपी? सर ये डायग्राम के नीचे क्या लिखा है? क्या क्या बोल रहे हो नितिन? डायग्राम के नीचे नॉर्मल, और नॉर्मल के नीचे लिखा हुआ है N21 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। हो गया? हाँ सर हो गया। यस अब देखो, हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये रहता है। मतलब n इक्वल्स टू होता है c अपॉन v। ये किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। नॉर्मली अगर दो मीडियम है, ठीक है, या मैं एयर की बात करता हूं, तो मुझे पता है एयर में जो वेलोसिटी होती है लाइट का, वो c के इक्वल होती है। तो यहां पर जब मैं एयर के अंदर लिखूंगा तो v की जगह c लिखूंगा, तो c से c कैंसिल, n इक्वल्स टू 1। मतलब एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है, मेरा क्या है? 1 आया है। N1 किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c अपॉन v1 लिख देता हूं। N2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c अपॉन v2 लिख देता हूं। ठीक है, यहां से मुझे पता है कि N21 जो होता है वो किसके इक्वल रहेगा? वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या इसको मैं ऐसा लिखूं, ये सब देखने के बाद आपको ये तो पता चल रहा होगा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसमें वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वहां पर वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा रहती है। तो N21 अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ 2। और वेलोसिटी ऑफ 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ 2 अगर मैं करना चाहूं तो यहां से आएगा N2 अपॉन N1। मतलब जिसका वेलोसिटी कम होगा वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा। तो ये जो N21 अपना आया है, N2 अपॉन N1 इफ N1 इज ग्रेटर देन N2। अगर मान लो ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है, तो N1 इज ग्रेटर देन N2 आएगा। N1 या N2 अपॉन N1 का वैल्यू लेस देन 1 होगा। यहां पर ऐसे केस में ये क्या हो गया अपना? डेंसर N2 जो होगा वो डेंसर मीडियम होगा, N1 जो होगा वो रेयर मीडियम होगा। मतलब यहां ऐसा केस अगर होता है तो आपका जो रे होती है वो
टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। और अगर n2 अपॉन n1 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपकी जो रे होगी वो टू अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। ये हो जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रे आपकी डेंसर से रेयर में आ रही है, डेंसर टू रेयर, और ऊपर क्या हो रहा है, रेयर टू डेंसर। इस तरीके से रे आ रही है। कॉपी कर लो इसको। कॉपी हो जाए तो बोलो। हो गया कॉपी? नेक्स्ट देखो। हाँ सर। अब इसका जो हमने देखा ना, सेकंड लॉ देखा था, इसका क्या था कि साइन ऑफ इंसिडेंट रे अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, इनका जो रेशियो होता है वो क्या था, कांस्टेंट था। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n2 1 बोला था हमने, और यही किसके इक्वल होगा, n2 अपॉन n1 के। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो n1 साइन आई विल बी इक्वल्स टू n2 साइन आर। ये इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। बचपन में पढ़ा था हमने 10th क्लास में, व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो ये होता है स्नेल लॉ, ठीक है। अगर यहां पर हमारे पास ये तो क्या था कि एक सिंगल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था, लेकिन अगर कंपोजिट हमारे पास मीडियम्स हो, इन कंपोजिट मीडियम, कंपोजिट मीडियम से मतलब क्या है, लेयर्स में अगर आपके पास ऐसे मीडियम्स हो, मैं ऐसा मान लेता हूं, ठीक है। रे आ रही है ऊपर से, एयर में से रे आई θ1 एंगल पर, जाना सीधा चाहिए था, मान लो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई, इतना, ये हो गया θ2 एंगल। फिर हमें पता है जितने एंगल पर आकर इंसिडेंट होगी ये भी θ2 रहेगा, यहां पर ये हो गई θ3 एंगल, और ये बाहर जो निकली
ये आ गई बाहर थीटा 4 एंगल पर, इस तरीके से आ रही है। ये N1 था, ये N2 था, ये N3 था। ओके, मान लेते हैं बाहर भी क्या है, N1 एरी है आपकी। तो यहां पर जब मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा हर एक पॉइंट के लिए, तो क्या होगा, N1 sin थीटा 1 विल बी इक्वल टू N2 sin थीटा 2। इस पॉइंट पर देखो, N2 sin थीटा 2 विल बी इक्वल टू N3 sin थीटा 3। फिर यहां पर देखो, N3 sin थीटा 3 विल बी इक्वल टू N1 sin थीटा 4। अब ये जब आप देख रहे हो कि ये सारे एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो मैं सीधा लिख सकता हूं N1 sin थीटा 1 विल बी इक्वल टू N2 sin थीटा 2 विल बी इक्वल टू N3 sin थीटा 3 विल बी इक्वल टू N1 sin थीटा 4। मतलब आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हो। यहां से इन दोनों को देखने के बाद पता चल रहा है कि N1 sin थीटा 1 विल बी इक्वल टू N2 sin थीटा 4 है, N1 sin थीटा 4 है, ये कैंसिल हुआ, तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 आएगा। मतलब क्या है कि जिस एंगल पर आपका इंसिडेंट हो रहा था सेम एंगल पर निकलेगा, लेकिन दोनों के बीच कोई गैप रहेगा, उसी पाथ को ट्रेवल नहीं करेगा, कोई ना कोई गैप रहेगा। लेकिन ये कंफर्म है कि जिस एंगल पर वो इंसिडेंट हो रहा था किसी भी मीडियम में, तो सेम मीडियम अगर आप आगे लेकर आते हो तो उसी मीडियम में वो उसी एंगल पर वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा। क्लियर है? कॉपी कर लो इसको। आज बस इतना ही करेंगे हम लोग।